कल से कानून ने बोला ये पैसा है, ये रिमोट पैसा है, तो ये फिड्यूशियरी मनी हो जाएगा, बिकॉज कानून ने ऐसा कह दिया है। कुछ भी। और बैंक से बोला बैंक जी मेरे लिए एक बैंक अकाउंट खोल दो। ये उसने बैंक से बोला। बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। क्या बोला तूने? नमस्कार मेरे भाइयों, मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो मेरे से, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है? क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो, ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं? देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं? तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो, अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, कैसी चल रही है ज़िंदगी, कृपया करके बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं सबका स्वागत करता हूं, और आज फिर से हम इकोनॉमिक्स के सेशन में आ चुके हैं, और आज हमें बैंकिंग चालू करना है, और आप सबका बहुत ही इंतज़ार था, क्योंकि बैंकिंग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मुझे लगता है कि हम बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत सारा। तो मेरे भाइयों, नमस्कार आप सबको, बहुत सारा प्यार आप सबको। जय भोले भाई। सी, these religious songs are for positivity. If you're feeling down, or maybe अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, तो बिना बात के मोटिवेशनल सॉन्ग से अच्छा है ऐसे सॉन्ग सुनो यार। थैंक यू सो मच यार दीक्षा। इट्स लाइक यार तुम लोगों के लिए कुछ नया होना चाहिए ना यार, वरना एक ही एक चीज़ देख के बोर हो जाते हैं। तो समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट शुड हैपन, तभी तुम लोग का जो नाम है, मतलब काम है और मन है, लगा रहेगा। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। तो यार चलो भाई, आज चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट काम, जो कि बेसिकली है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। अच्छी बात यह है कि आपका कमर्शियल बैंक मैक्सिमम हट चुका है, तो शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार स्ट्रीम क्वालिटी चेक कर लेना, बता देना मुझे कैसी आ रही है। लास्ट क्लास में अपन ने मनी के बारे में किया था, बेसिकली M1 किया था, और थोड़ा सा बार्टर सिस्टम वगैरह अपन ने डिस्कस किया था। नथिंग एज सच बिग, हमने कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया एज सच, हमने सिर्फ यही बेसिक चीज़ें की थी और कुछ ऐसा खास नहीं किया था। ओके, सो ऑल गुड, चलो बढ़िया है सब, बहुत ही बढ़िया है। शुरू कर सकते हैं अब अपन। नॉइज़ लेवल कम होना चाहिए ताकि तुम लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुँचे।
तो यार बैंकिंग नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, और हमें बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स के बारे में करना है और सेंट्रल बैंक के बारे में करना है। आपके कोर्स में इस साल जो रह गया है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक है, आपको कमर्शियल बैंक के बारे में कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो है मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, सो दैट आपको एक क्लियरिटी आ जाए। अदरवाइज़ कुछ टीचर्स से आपको सुनने मिलेगा मे बी कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके बेसिक्स जो हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो हैं वो कोर्स में है, मे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है क्लियरिटी सीबीएसई की तरफ से, तो ठीक है। फिर भी हम क्या करते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हैं उसको एक बार कर लेते हैं, रेफ़र कर लेते हैं, एटलीस्ट हमें एक नॉलेज हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम टच कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं, कि आखिर कमर्शियल बैंक्स कैसे वर्कआउट करते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा टॉपिक, कमर्शियल बैंक्स। तो यार जो आप बड़े बड़े बैंक्स देखते हो जहाँ पे भी आप अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, सर आज बैंकिंग कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक वाला चैप्टर कर रहे हैं? अंशुमन भाई दोनों एक ही चैप्टर है मेरे भाई, तो अपन दोनों कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर है। तो कमर्शियल बैंक्स की बात कर लेते हैं भाई। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली कैसे वर्कआउट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स। तो मेरे साथ साथ अभी तुम लोग लिखना चालू करो सबसे पहले, ताकि थोड़े से नोट्स भी बन जाएं। यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और उसके बाद ग्रांटिंग। सो कमर्शियल बैंक्स का इतना काम है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करो, जो भी कंज्यूमर लेके आ रहा है, जो भी चाहता है कि उसका पैसा बैंक में होना चाहिए, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करो। अगर कोई लोन मांगने आ रहा है और क्वालिफाई करता है सारी रिक्वायरमेंट्स, उसको लोन ग्रांट कर दो। और इन्वेस्टमेंट्स करो मार्केट में, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट, यानी आप देखो कि आप कहाँ पे पैसा लगा सकते हो। इन अ सेंस बीइंग अ कंपनी, मतलब कंपनी तो नहीं बोल रहा, चलो मैं उसको अभी इंस्टीट्यूशन जैसे लेता हूँ, वैसे कंपनी होती है बट ठीक है, अभी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जा ही नहीं रहा तुम्हारे लिए। मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स मीन्स हो जाता है कि जो हमारा पैसा, हमारा डिपॉजिट लिया जाता है, कंज्यूमर्स का डिपॉजिट लिया जाता है, बैंक अपने पास ताले में नहीं छोड़ देता है, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। मे बी जो भी डिपॉजिट आया था उससे कंपनीज को लोन दे देता है, एडवांसेस दे देता है, दूसरे लोगों को लोन दे देता है। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है एक तरीके से, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दिया और ना जाने कहाँ कहाँ पैसा लगा दिया। सो कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटिव क्या है? सिर्फ एक, कि कमर्शियल बैंक्स अर्न करना चाहते हैं प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स के लिए उन्हें पैसा इधर से उधर करना पड़ता है। मतलब सीधी बात यह है, पैसे की हेरा फेरी से वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसका सबसे बेसिक आंसर ये लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ से वहाँ पैसा किया और प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज़ द एक्चुअल जॉब ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक कोई भी काम पैसे के बिना नहीं करेगा, ऑल्दो वो आपसे कभी नहीं कहेंगे फोर फ्रंट में, लेकिन हाँ उनका काम यही है कि जो आपसे डिपॉजिट मिला है वो किसी और को लोन के फॉर्म में एडवांस कर देना और पैसा जनरेट कर लेना। ये क्रेडिट क्रिएशन होता है या मनी क्रिएशन होता है, इसके बारे में मैं अभी फर्दर डिस्कशन करूंगा तुम लोगों से, लेकिन पहले छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के। तो हेडिंग डाल लो यार सब लोग, और मेरा एक आंसर दो जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट है? बताओ मुझे, कमेंट करना चालू करो। कितने लोगों का बैंक अकाउंट है और कितने लोगों के पास डेबिट कार्ड है? ये दो चीज़ें मुझे बताओ, डेबिट कार्ड किसके पास है और बैंक अकाउंट किसके पास है? खुद का होना चाहिए, घर वालों का नहीं। माइनर अकाउंट है, ठीक है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पता है? मुझे ये भी बता दो किसके पास क्रेडिट कार्ड खुद का है, या घर वालों ने दे के रखा है, लो बेटा क्रेडिट कार्ड रखो और जितना खर्च करना है उतना खर्च कर लो। क्या बात है प्रिया अग्रवाल जी, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है? क्या बात है, क्या बात है यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी, सही बताऊं भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। कि क्रेडिट कार्ड होगा। मतलब ठीक है, बाकी सारी उम्मीदें थी, मना नहीं करूंगा, लेकिन भाई क्रेडिट कार्ड होना तो मतलब यार नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। एक बार हुआ जब, ठीक है, नो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में 2K पर डे की लिमिट है। अच्छा भाई ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं है पता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की, तुम खर्च कर सकते हो, उसके बाद भरना तुम्हारे पिताजी को पड़ेगा, और पिताजी जानते हैं कि तुम पे ऐसे तो नहीं कर सकते ना भरोसा, समझा करो। तो इसलिए तुम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ डेबिट कार्ड तुम्हारे पास ज़रूर है।
और तुम लोग बड़े खुश होते हो जब तुम्हारे पास डेबिट कार्ड होता है ना। हमारे आनंद भाई जो हैं, ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा था पता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक का फंक्शन यही है, तुम्हें डेबिट कार्ड इशू करना, तुम्हें क्रेडिट कार्ड इशू करना, उसके ऊपर चार्जेस पोस्ट करना, उन चार्जेस के थ्रू पैसा अर्न करना। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंटेशन था इट्स चैट सेक्शन के अंदर, वाओ, इस चैट सेक्शन के अंदर, जहाँ पे मैं ये प्रूव करना चाह रहा था कि हम जो डेबिट कार्ड रेगुलरिटी में यूज़ कर रहे हैं, या मे बी जो क्रेडिट कार्ड रेगुलरिटी में यूज़ कर रहे हैं, मे बी एक या दो, जितने भी कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक ये फैसिलिटीज़ क्यों देता है? क्योंकि बैंक इस पे एनुअल चार्जेस लगाता है। जी हाँ, आपके डेबिट कार्ड पे एनुअल चार्जेस होते हैं, प्लस विड्रॉल लिमिट के एक्सटेंड में अगर जाते हो, अगर आप उससे ज़्यादा निकालते हो तो उस पर भी चार्जेस बैंक लगाता है। अल्टीमेटली वो बैंक के पास पैसा जाता है, क्योंकि बैंक उससे पैसा कमा रहा होता है। ये बैंक का तरीका होता है पैसा कमाने का। सो दिस इज हाउ द बैंक अर्न्स, बिकॉज बैंक अगेन कमर्शियल बैंक है, और कमर्शियल का मतलब होता है द वन हु अर्न्स प्रॉफिट। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी कमर्शियल बैंक के बारे में सोचें, या कभी भी दिमाग में आए आपके कमर्शियल बैंक के बारे में कुछ भी, तो आप एक चीज़ समझ जाइएगा, कमर्शियल बैंक इज़ ऑल अबाउट अर्निंग मनी, पैसा अर्न करने के बारे में बात चल रही है। तो भैया अंकिता जी ने कहा क्रेडिट कार्ड के नाम पे पापा हैं। हाँ, बात तो सही है, सीधे पापा, लेकिन क्या है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आपको मारता नहीं है, पिताजी समझ जाओ, अगर एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो फिर कुटाई भी लग जाती है। अंकिता जी समझ रहे हो ना आप? नहीं, यही तो सिस्टम है भाई। तो देखो यार, अब मैं तुम्हें इसमें लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा लिखने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली मैं तुम्हें बता दूंगा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यार कमर्शियल बैंक के दो तरह के फंक्शंस होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं प्राइमरी फंक्शन से। यार प्राइमरी फंक्शंस का मतलब होता है बेसिक फंक्शन क्या करते हैं। तो बेसिक फंक्शन मैंने लिखवा भी दिया है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और एडवांस करना लोन को। मतलब बैंक का बेसिक काम, अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक बोलूं, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे बोल दूं, तो प्राइमरी लेवल पे काम होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। जो भी पैसा जमा करना आ रहा है उसका भैया पैसा जमा कर लो, और जो भी चाहता है कि उसे लोन मिल जाए भैया उसे लोन दे दो, बस ये बेसिक काम हो जाता है। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात अगर आती है तो भैया डिपॉजिट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, तो वो तो खैर बहुत बड़ी बात है। करंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड अकाउंट होता है, सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब बहुत ही तरीके हो जाते हैं फिर अकाउंट्स के बारे में बात करी जाए तो। लेकिन वो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उस पर इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर भी बात कर लेते हैं एक एक लाइन में कि सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। ये वो डिपॉजिट्स हैं, जनरली करंट अकाउंट के अगर बारे में मैं बात बताऊं तो भैया करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो बिजनेस जो होते हैं या जो भी बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट खोलते हैं, ताकि उनके जो जनरल डेली ट्रांजैक्शंस हैं वो मेंटेन हो जाएं। बिजनेस को बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर वो ट्रांजैक्शंस पास थ्रू हो रहे हैं उनके उससे बैंक अकाउंट से। तो पहला लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं करंट अकाउंट। जैसा मैंने आपको बताया ये डे टू डे ट्रांजैक्शन है, और इसमें आप क्या करते हैं, डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। ये करंट डिपॉजिट्स हैं, सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शंस विद सच डिपॉजिट्स। तो भाई ये आपने डिपॉजिट डाल दिया बैंक में, बीइंग अ कंपनी, अब आप इनके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं किसी को, या चाहे तो खुद भी पैसा निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट का मतलब जो वर्ड है उसी से निकल के आता है, दैट मीन्स वी आर मेंटेनिंग मनी ऑन अ करंट बेसिस, सो दैट इन केस बीइंग अ बिजनेस वी हैव टू मेक एनी पेमेंट, हमारे पास बैंक के थ्रू वो ट्रांजैक्शन करने का पूरा अधिकार है, सो दैट हमें अलग से कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करना पड़े, और कभी भी हमें पता करना हो कि कितना पैसा खर्च हुआ या कितना पैसा आया या जो भी हुआ वो हम डायरेक्टली करंट अकाउंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो करंट अकाउंट तो भाई मेरा पहला हो गया। दूसरा होता है एफडी। हमारे भारत में एफडी को अकेले यूज नहीं किया जाता है, एफडी को जनरली यूज किया जाता है तुड़वाने से। यूज़ करना इन द सेंस, यार एफडी तोड़वा के ये खरीदा, यार एफडी तोड़वा के वो खरीदा, यार एफडी से ये हुआ, यार एफडी से वो हुआ। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जहां पे आप अपना पैसा मे बी 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपने एफडी कब तक की करवाई है, आप उतने टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा फिक्स्ड रख देते हो भाई। और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट मतलब 7 साल के लिए फिक्स्ड हो गया है, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो भैया वो 7 साल तक रखा रहेगा और 7 साल बाद आप जाके उसको निकाल सकते हो। इसलिए एफडी इक्वल्स टू फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसको एक और नाम दिया जाता है भाइयों, टाइम डिपॉजिट।
क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए डिपॉजिट हो जाती है भाई। तो ये हो गया आपका या तो फिक्स्ड डिपॉजिट या तो टाइम डिपॉजिट। इसमें सीधी सी बात है, जैसा नाम है वैसा काम है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने पैसा डाल दिया और उस टाइम तक जितने टाइम के लिए पैसा डाला हुआ है वो उसी में रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो फिर ये एफडी तोड़वाने वाली बात कहाँ से आई? मान लो कोई ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो आया कि यार तुम्हें पैसे की बहुत ही ज़रूरत पड़ गई और तुम्हें पैसा निकालना पड़ा। वो जो पैसा तुम्हें निकालना पड़ेगा वो एफडी तोड़वाना कहलाता है। दैट मीन्स आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आप ऑब्वियसली सिलेक्टेड टाइम पीरियड में तोड़वाते हो। और प्लस आपको वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लंबे वक्त के लिए मिल रहा था वो आपको उतना नहीं मिलेगा, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको कम रिटर्न मिलेगा अगर आप बीच में तोड़वाते हो। एट द सेम टाइम कुछ चार्जेस भी आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है भाई। यार जय भाई, ये भाई उसका जय बच्चानी भाई, इसका आंसर सेम वही है कि यार मरना तो हमें भी है, फिर हम जीते क्यों हैं। देखो हर एक चीज़ के साथ कौन तो जुड़ा आता ही है मेरे भाई, मतलब सब्स्टिट्यूट जुड़ा आता ही है, सीधी सीधी बात है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये हो गया मेरे जय भाई कि वो कंडीशन के साथ आता है कि ये फिक्स्ड रहेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। बिकॉज वो भी जानते हैं कि यार किसी को ज़रूरत पड़ सकती है और वो सामने वाले का पैसा है, अगर वो निकालना चाहे तो ठीक है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ निकाल सकता है, बट एट अ लॉस निकालेगा वो, सीधी बात ये है। तो यस यू हैव द पावर, बट एट द सेम टाइम आप नहीं निकालो तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होगा। बीच में निकालोगे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली आपको कम ही मिलेगा उसमें, और उस हिसाब से नहीं मिलेगा। जिन्होंने मेरे से दोबारा करंट अकाउंट समझाने की बात की है, तो एक बिजनेसमैन जो होता है, भारत सरकार का कहना है कि वो बिजनेसमैन कोशिश करे कि सारे ट्रांजैक्शन वो बैंक से कर रहा है। तो जैसे हम एक आम कंज्यूमर की तरह सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो क्या बिजनेस भी अपना एक सेविंग अकाउंट ही खुलवाता है जाके बैंक में? जी नहीं। बिजनेस जो होता है वो जो अकाउंट जाके खुलवाता है बैंक में, उसको नाम दिया जाता है करंट अकाउंट। नाउ करंट अकाउंट नाम देने का रीज़न ये है क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिकरिंग बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। रेगुलरिटी पे, टाइमिंग पे पूरे ट्रांजैक्शंस चलते हैं। जैसे अगर आपने अमेजन से कुछ खरीदा तो पहले वो पैसा अमेजन के पास जाता है, और जब सारी चीज़ें सेटल आउट हो जाती हैं तो वही पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है जो भी रिटेलर था उसके। तो ये तरीका काफ़ी आसान है करने का कि सीधे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो। तो बिजनेसमैन के लिए ये करंट अकाउंट मेंटेन करना काफ़ी लाभदायक या काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पे नज़र रख सकता है। सोचो अमेजन पे एक ऐसा रिटेलर है जो एक बल्ब से लेके बल्ब सॉकेट तक और बड़ी बड़ी एलईडी लाइट से लेके स्मार्ट बल्ब तक बेच रहा है। यानी वो 50 रुपये के आइटम, 10 रुपये के आइटम से लेकर 5-6 हज़ार 8 हज़ार के आइटम तक बेच रहा है। स्टूडियो लाइट्स भी बेच रहा है, अलग अलग RGB लाइट्स भी बेच रहा है। तो सोचो यार, उसके लिए तो हर एक छोटे ट्रांजैक्शन जो अमेजन पे लोग उससे चीज़ें खरीद रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन रखना कितना मुश्किल होगा। द बेस्ट पॉसिबल वे टू कीप अ लुक आउट ऑन दोज ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड ऑफ दोज ट्रांजैक्शन इज द बेस्ट वे इज जाओ और बैंक में अकाउंट मेंटेन कर लो। जो भी 50 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये आएगा सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। सो करंट अकाउंट इज़ फॉर बिजनेसमैन, फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। नॉर्मल पब्लिक का करंट अकाउंट रखने का कोई रीज़न नहीं होता है। सीधी सी बात ये है अदिति जी, अगर आपसे, क्योंकि करंट अकाउंट पे आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो बेटा, अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। यू हैव टू पे चार्जेस फॉर नो रीज़न, बिकॉज आपको शौक था कि आप करंट अकाउंट खोलो। इट्स बेटर टू ओपन अ सेविंग अकाउंट, बिकॉज अल्टीमेटली सेविंग अकाउंट में फ़ायदा ये है दैट आफ्टर अ सर्टन लिमिट, मे बी आपके पास 5,000 पड़ा था अकाउंट में, 10,000, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट। लाइक आई नो अबाउट द एक्सिस बैंक। अगर मेरे एक्सिस बैंक में 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगर मेरा मिनिमम बैलेंस मेंटेन्ड है, एक मेरा अकाउंट है दैट डिमांड्स 10,000 अ मंथ, एक अकाउंट है दैट डिमांड 70,000 अ मंथ। अगर ये मिनिमम से फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं उससे ऊपर बैलेंस मेंटेन करता हूँ अदिति जी, तो मुझे उस पर सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टेड आई हैव टू पे द चार्जेस फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट, हाँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है आनंद, लेकिन वो भी हर किसी को नहीं मिलती ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आनंद मेरे भाई, मैं ये भी बता दूं, बिकॉज वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द गुडविल ऑफ द कंपनी होती है। तो कृपया करके इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेरे समर भाई ने क्या पूछा है, समर भाई ने क्या पूछा है? अच्छा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, और भाई बात करते हैं, हम FD में पैसा डाल सकते हैं या सिर्फ एक बार
एफडी में पैसा नहीं, एफडी में एक बार में जाता है, तभी वो फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। वन टाइम पेमेंट रहता है, इकट्ठा डाल दो। वैसे तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं, उनको आप फिक्स डिपॉजिट बोलना चाहो तो बोलो, बट फिक्स डिपॉजिट एक अलग ही क्राइटेरिया होता था। ठीक है मेरे भाई, तो फिक्स डिपॉजिट में आप एक लमसम मनी डाल देते हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आजकल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बहुत आती हैं जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होता है, तो वो भी एक चीज़ है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताओ। बैंक चेंज करना हो तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, बस एप्लीकेशन दे दो, बैंक चेंज हो जाएगा भाई। और पूछो, और किसी को कुछ पूछना है इसमें कि करंट अकाउंट क्या होता है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? कुछ भी है तो प्लीज़ पूछ लो मेरे से। ठीक है, अदिति को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ यार। सर अगर हमने ओपन किया तो चार्जेस लगेंगे? चार्जेस लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए वही है कि भाई आप बिजनेसमैन हो तो बिल्कुल करो भाई। लेकिन अदिति ये याद रखना, तुमसे पैसे भी लेंगे बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए, मतलब चार्जेस भी लेंगे, और तुम्हें बदले में सेविंग्स, मतलब बदले में तुम्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा तुम्हारे पैसे पे। एक वीक से ट्राई कर लिया सर, मतलब मैं समझा नहीं। एक वीक से ट्राई कर लिया मतलब क्या होता है इसका, थोड़ा बताओ यार मुझे। तो सबसे मुश्किल चीज़ यही है, अगर सेविंग अकाउंट खोलते हो तो मे भी 5% 4% के आसपास तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट्स में। करंट अकाउंट खोलोगे तो इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, बदले में दिक्कत ये हो जाएगी कि तुमने करंट अकाउंट जो खोला है उसके चार्जेस तुमसे अलग से और ले लिए जाएंगे। मतलब तुमने 2,000 रुपये डाल दिए, मतलब मान लो हाइपोथेटिकली, तो 2,000 में से 200 रुपये तो चार्जेस कट जाएंगे, तो तुम्हारे अकाउंट में 1,800 बचेंगे। फिर तुमने पैसा नहीं डाला, डला हुआ है, तो फिर 200 एक साल बाद कट जाएंगे, या जो भी उनकी पॉलिसी है, फिर तुम्हारे 1,600 रुपये बचेंगे। ऐसे कम होते होते मे भी ज़ीरो हो जाएगा बैलेंस। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बता दूं, ठीक है भाई। ओवरड्राफ्ट किस में मिलता है? ओवरड्राफ्ट कंपनीज़ को मिलता है बेटा। आयुषी जी, ओवरड्राफ्ट कंपनीज़ को मिलता है कि अगर कंपनी के खाते में बैलेंस नहीं है तो कंपनीज़ को ओवरड्राफ्ट ऑप्शन मिलता है। चलो मैं एक बार फिर से आपको दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं आपको करंट अकाउंट भी समझा रहा हूँ और मैं आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी समझा रहा हूँ। तो एक बार सब लोग ध्यान से सुन लो, मुझे चैट सेक्शन बिल्कुल खाली चाहिए, ठीक है? कोशिश करो कि चैट नहीं कर रहे हो, कोशिश करो कि ध्यान दे रहे हो जो भी मैं बोल रहा हूँ। सो करंट अकाउंट में क्या हो गया, एक बिजनेस है जो मोस्टली चाहता है ट्रांजैक्शंस करना, किसके साथ? कंज्यूमर्स के साथ। तो भाई इसको हमने आगे यहाँ पे करके लिख दिया कि उसे कंज्यूमर्स के साथ ट्रांजैक्शंस करने हैं। ये बिजनेस कर रहा है ट्रांजैक्शंस कंज्यूमर के साथ। मान लो वो ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रहे हैं? अमेजन से। ये अमेजन से उसे ट्रांजैक्शंस करने हैं कि वो चीज़ें बेचता है और कंज्यूमर उसे पे करता है। नाउ बिजनेस ये जो ट्रांजैक्शंस करता है, बिजनेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना कि यार कितना पैसा आ रहा है, कभी 10 रुपये आ रहा है, कभी 50 रुपये आ रहा है, कभी 100 रुपये आ रहा है, कभी 3,000 आ गया, कभी 15,000 आ गया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट वो बेच रहा है यार। ठीक है, लाइट बल्ब बेचता है तो 15 रुपये आ जाते हैं, 20 रुपये आ जाते हैं। फ़ोन बेच देता है वही, तो यार उसको 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे आ जाते हैं। तो बिज़नेस के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो बिज़नेस बैंक के पास गया और बैंक से बोला, बैंक जी मेरे लिए एक बैंक अकाउंट खोल दो। ये उसने बैंक से बोला। बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। क्या बोला तूने? तो पंजाब नेशनल बैंक के पास उसने एक बैंक अकाउंट खोल लिया। बैंक वाले ने उसे 2 ऑप्शन दिए, भाई तुम चाहो तो सेविंग अकाउंट खोलो जिस पे तुम्हें @5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो बिजनेसमैन था वो बड़ा खुश हो गया। उसने दूसरा ऑप्शन दिया कि यार या तो तुम करंट अकाउंट खोल सकते हो जो कि बिजनेस के लिए होता है, लेकिन इसमें तुम्हें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन फ़ायदा ये है अगर तुम बिजनेस हो तो तुम रेगुलर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हो। तब वो बिजनेसमैन, ये जो बिजनेसमैन बैठा था, तब उसने क्लियर किया, हाँ भाई मैं बिजनेसमैन ही हूँ। तो बैंक ने क्लियर कर दिया, अगर तुम बिजनेसमैन हो तो भैया तुम्हारे लिए सेविंग अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट होता है कंज्यूमर्स के लिए, आम आदमी के लिए। तुम सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। तो बिजनेसमैन ने पूछा फिर मैं क्या खोल सकता हूँ? तो बैंक जी ने बताया, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि फिर आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपके रेगुलर ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होते रहेंगे। आप इसमें पैसा भी डाल सकते हो, निकाल भी सकते हो, और ट्रांजैक्शंस आपके रेगुलरिटी पे रिकॉर्ड भी होते चले जाएंगे। तो उस बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट ओपन कर लिया डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, अब एक दिन वही बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ पहुंचा भाई। वो वाइफ को लेके आया क्योंकि वो बैंक से बड़ा खुश था। उसे लग रहा था यार ये बैंक तो बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे से मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। समर भाई का कहना है इट्स पंजाब नहीं होता। हाँ वो मुझे मालूम है, मुझे मज़ा पंजाब में ही आता है ना बोलने में, अब मैं क्या करूँ। तो यार वाइफ को लेके वो पहुँचा। जब वाइफ को लेके पहुँचा तो उसने वाइफ से बोला यार खाता खुलवा लो,
तो यार वाइफ कोई बिजनेस नहीं करती थी, बढ़िया हाउसवाइफ थी, तो उसके लिए तो वाइफ के लिए करंट अकाउंट का ऑप्शन बचा ही नहीं, क्योंकि वाइफ जो थी वो पैसे को लेके बड़ी पर्टिकुलर थी। उसने कहा मैं फालतू में क्यों चार्जेस पे करूं करंट अकाउंट के, मेरे को नहीं पे करना चार्जेस करंट अकाउंट के, प्लस ये बैंक वाला बोल रहा है कि इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, तो फिर मैं करंट अकाउंट क्यों ओपन करूं, मतलब मैं पैसा दूं इनको रखने के लिए, ऊपर से ये मेरे चार्जेस भी काटें, उसके बदले में ये कभी मुझे इंटरेस्ट भी ना दें, मेरे को तो नहीं खोलना, मेरे को तो एफडी करवा दो। उसने क्लियरली बोल दिया वाइफ ने, मेरी तो एफडी करवा दो, मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हुए और मुझे ये एफडी करवाना है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। बैंक ने पूछा कितने साल के लिए, वाइफ ने बोल दिया 7 साल के लिए करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने भी बोला ठीक है, 7 साल बाद अगर आप निकालोगे तो ये 5 लाख रुपए का आपको 7.5 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसा बैंक ने स्कीम समझाया पूरा। फिक्स डिपॉजिट का मतलब वाइफ के 5 लाख रुपए बैंक के पास रखे रहेंगे एफडी में 7 साल के लिए, और 7 साल बाद जब पैसा निकालेंगे तो वो 5 लाख कन्वर्ट हो चुके होंगे 7.5 लाख रुपए में। वाइफ इस चीज़ को लेके बड़ी खुश हो गई और वाइफ को करंट अकाउंट से नफरत हो गई। बोलती ये कैसा करंट अकाउंट है, फालतू की चीज़ है, ये तो हमारा पैसा भी ले रहे हैं, हमसे चार्जेस भी कटवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, हमें नहीं कर खोलना भैया, हमने बिल्कुल नहीं खोलना। वाइफ बड़ी खुश होकर गई घर, क्योंकि वाइफ का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल चुका था और वाइफ बड़ी ही खुश थी, बहुत ही, मतलब घर में जाके पूजा भी की कि यार मान गए यार, ऐसा होता है ना स्कीम यार, 7 साल बाद बढ़िया आराम से 7.5 लाख रुपए मिलेगा और ये फिक्स डिपॉजिट है, पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि बैंक ने कंडीशन निकाल दी थी कि अगर तुमने बीच में कभी पैसा निकाला तो तुम्हें कुछ चार्जेस कट करके पैसा मिल पाएगा, क्योंकि कंडीशन है कि ये फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, अब समझो ये चीज़ मेरे भाइयों, है ना, ये मत बोलना कि फिक्स डिपॉजिट है तो इसका मतलब बीच में फिर कैसे निकाल लिया। बेटा भारत है, आतंकवाद नहीं है, जबरदस्ती किसी से नहीं है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, हमेशा चीज़ों का एक रास्ता निकल आता है। ऑल्दो यू हैव टू पे सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज या अमाउंट, कुछ भी जो देना पड़े आपको देना पड़ सकता है, आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, बट हाँ यू कैन फिगर आउट द वे। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब है फिक्स्ड रहेगा, तभी वो सब स्कीम्स और ऑफर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे जो बैंक ने प्रॉमिस किए हैं। अगर बीच में पैसा निकालने की कोशिश करते हो या बीच में पैसा निकाल लेते हो तो यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेस, यू हैव टू पे सर्टेन पेनल्टीज, और उसके बाद पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइफ बड़ी खुश, वाइफ ने घर आके पूजा वूजा की, बढ़िया अच्छा लगा वाइफ को, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल चुका था। अगले दिन वाइफ दोबारा पंजाब नेशनल बैंक गई और पंजाब नेशनल बैंक में जाके सोचा कि एक और अकाउंट खुलवाती हूँ, क्योंकि मेरे को किटी पार्टी से, वो किटी विटी होती है ना जो अजीब सा, उसमें किटी में पैसे जमा करते हैं, तो वाइफ बड़ी ही इस स्कीम से ज़रा वाकिफ़ थी। तो वाइफ ने सोचा कि यार ये जो किटी विटी वाला चक्कर है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आता, मैं तो सेविंग अकाउंट खोलूँगी। तो वाइफ ने किटी में पैसा जमा करना छोड़ के वाइफ ने एक सेविंग अकाउंट खोल लिया पंजाब नेशनल बैंक के पास। वो सेविंग अकाउंट में क्या हुआ, बैंक ने कुछ इनिशियल चार्जेस ले लिए होंगे, जो भी हुआ होगा, और सेविंग अकाउंट खुलवा दिया मेरे भाइयों। उस सेविंग अकाउंट के अंदर चार्जेस भी बहुत मिनिमल होते हैं अगर हुए तो, क्योंकि चेकबुक इशू करते हैं तो 500 रुपये काटते हैं चेकबुक के लिए, अदरवाइज तो सभी फ्री है। वाइफ से बैंक ने बोला मैडम जी आपको मिनिमम 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे आपके सेविंग अकाउंट में। अगर आपके ये मिनिमम 10,000 रुपये डिपॉजिट रहेंगे या उससे ऊपर बैलेंस रहेगा तो आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिला करेगा जो भी आपने डिपॉजिट करके रखा है। मैडम जी मान लीजिए 10,000 रुपये साल भर अगर आपके खाते में रहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 का 5% मतलब 500 रुपये आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा साल के एंड में, मतलब साल के एंड में यही बैलेंस आपका 10,500 रुपये हो जाएगा। वाइफ जी फिर से बड़ी खुश हो गई, उन्हें फिर से बहुत अच्छा लगा, बोला यार ये भी शानदार स्कीम है, मतलब नेक्स्ट लेवल स्कीम है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वाइफ बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल खड़े पे तैयार एकदम के, नहीं भैया ठीक है ये भी कर दो तुम। और वाइफ ने उसमें इकट्ठे सीधे 50,000 रुपये डाल दिए, क्योंकि वाइफ जी को आ चुका था लालच, मतलब 2,500 रुपये का वाइफ जी को इस पर इंटरेस्ट मिल जाता। वाइफ जी बड़ी खुश, लेकिन बैंक ने समझा दिया था कि मैडम जी कोशिश करिएगा कि मिनिमम 10,000 रुपये तो आप बैलेंस बना के रखें, क्योंकि 10,000 रुपये अगर आपका सेविंग में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो फिर बैंक को पेनल्टी के कारण कुछ पैसा आपका काटना पड़ेगा, ये भी हो सकता है मैडम जी, समझ लीजिए आप। तो वाइफ ने बोला यार नहीं यार ठीक है यार, इतना मिनिमम तो मैं मेंटेन कर ही लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, और मान लो कभी खुदा न खास्ता निकाल भी लिया तो मैं दूसरे तीसरे दिन आके पैसा जमा कर दूंगी, उसका टेंशन मत लो। वाइफ ने अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है, तो भैया फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस है। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप पैसा नहीं निकाल सकते और वो फिक्स्ड है, ना आप उसमें और पैसा ऐड कर सकते हो ना पैसा निकाल सकते हो। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पैसा लगा के रख दिया, आपका पैसा बैंक में जमा हो गया, ना वो 7 साल बाद ही निकलेगा। अगर बीच में निकालने की गलती से भी कोशिश करते हो तो देयर विल बी लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, देयर विल बी चार्जेस दैट विल बी डिडक्टेड, आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी और उसके बाद आप निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट हाउएवर
is a flexible form of fixed deposit, not a fixed deposit but a flexible form. In savings account you can deposit anytime you want, you can withdraw anytime you want, but you have to maintain a certain amount, you have to maintain a certain sum in the bank so that वो मिनिमम बैलेंस आपका मेंटेन रहे, सो दैट आपको सेविंग्स का एडवांटेज मिलता रहे. ये सेविंग अकाउंट हो जाता है आपका. कोई डाउट तो कृपया करके मुझसे पूछें. तो जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो आपका सेविंग अकाउंट का होता है, ठीक है, जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है. और जो क्रेडिट कार्ड भी आपका इशू होता है वो भी आपका सेविंग अकाउंट पे इशू होता है, वो बात की बात है. लेकिन इतना अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. कुछ भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, प्लीज़ यार बताओ यार मुझे. नहीं 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 नैन साहब, ऐसा नहीं होता कि अगर आपके बैंक से चुरा लिए तो बैंक आपको वापस करेगा. बैंक आपका बैंक है, ठीक है, बैंक आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, समझो ये चीज़. बैंक को कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है कैसे चुराया. सेविंग में लिमिट होती है, हाँ मैंने वो बताया. उमंग तुमने मेरी बात नहीं सुनी मेरे ख्याल से. मैंने बताया था एक मिनिमम लिमिट, आपको मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है, और दिन की भी लिमिट होती है डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक. 30,000 40,000, जैसे 30,000 जनरली लिमिट होती है कि 30,000 से ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते अडे के हिसाब से. सर एफडी में भी 5% रिटर्न है. मैं हाइपोथेटिकली लेके चल रहा था, वो तो तुम फिर उसको देखो, खैर उसका काम नहीं है अभी, बट ठीक है वो तुम देख लेना. 5% का रिटर्न है या जो भी है वो जय भाई देख सकते हो आप. सर हमने जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो मिनिमम पर ही मिलेगा या फिर ज़्यादा कर, जो आपका जितने टाइम तक पैसा रहेगा उसके हिसाब से एवरेज बेसिस पे आपको मिलेगा. अदिति जी, जो जितना पैसा जब तक रहेगा उसके हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा. कैन माइनर गेट क्रेडिट कार्ड? नो. द वन हु इज़ हैविंग अ जॉब, द वन हु इज़ हैविंग अ बैंक अकाउंट, द वन हु इज़ हैविंग अ सोर्स ऑफ इनकम कैन ओनली गेट द क्रेडिट कार्ड. इफ़ यू डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब, इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस, यू विल नेवर गेट अ क्रेडिट कार्ड. सर बिजनेस अपने नाम पे अकाउंट खुलवाता है या प्रोपराइटर के नाम पे? बिजनेस अपने नाम पे खुलवाता है. बिजनेस इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जितने भी अकाउंट खुलते हैं बिजनेस के खुद के नाम पे खुलते हैं. बैंक्स डूब क्यों जाते हैं? क्योंकि बैंक्स ऐसे डिफ़ॉल्टर्स को पैसा दे देते हैं बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए, क्योंकि बैंक्स को ये लगता है कि ये बिज़नेस इतने अच्छे चल रहे हैं तो ये कहाँ से बैंकरप्ट होंगे, कहाँ से दिवालिया निकलेगा इनका, कहाँ से इंसॉल्वेंट होंगे, तो बस वो बैंक हवा में आके दे देते हैं और डूब जाते हैं. सर बिजनेस मैन अपने लिए पर्सनली सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता? खोल सकता है ना, किसने मना किया? पर्सनली बैंक अकाउंट खोल सकता है. बिजनेस गीतिका जी, बिजनेस मान लो मेरा है क्या बोलूँ यार, लाइक कॉमर्स बाबा ले लो फॉर एग्जांपल. लाइक कॉमर्स बाबा का अपना अलग बैंक अकाउंट होगा, मेरा अपना अलग बैंक अकाउंट होगा आशीष चौधरी के नाम से. दोनों अलग चीज़ है, दोनों साथ में खोल सकते हैं. अंकिता गोयल कैसे, हाथ में हाथ पकड़ के कैसे? दोनों साथ में कैसे कैसे, क्या पूछना चाह रहे हो? कौन दोनों साथ में खोल सकते हैं? एफडी के लिए मिनिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाने होते हैं? एफडी के लिए डिपेंडिंग अपॉन द बैंक यार. बैंक कौन कौन सी स्कीम्स में कितना कितना पैसा देता है वो बैंक के ऊपर है भाई. बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, वो देखना पड़ेगा. ठीक है रीति जी, अगर एक बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है तो वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है? अरे बिल्कुल खोल सकता है, क्यों नहीं खोल सकता भाई, पूरा अधिकार है. 4 बैंक में खोल सकता है, 6 बैंक में खोल सकता है, खोलो, कोई दिक्कत नहीं है. सर सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट क्या है लमसम अमाउंट डिपॉजिट करने की? जैन भाई, लमसम अमाउंट डिपॉजिट जितनी करना चाहो उतनी कर दो, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी हो. 3 करोड़, 6 करोड़, 3,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 3 करोड़ करोड़, वो तुम्हारे ऊपर है. जितना पैसा है सब डिपॉजिट कर दो. सरकार कहती है सोर्स ऑफ इनकम दिखाओ और जितना पैसा है सब डिपॉजिट करो, कोई मना नहीं करेगा. एक इंसान सेविंग और एफडी दोनों, हाँ हाँ बिल्कुल अंकिता जी, एक इंसान एफडी भी खोल सकता है, सेविंग भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं. दोनों अलग अलग चीज़ें. बोला तो तभी तो मैंने वाइफ का एग्जांपल दिया कि वो एफडी पहले ही करवा के जा चुकी थी, तो अब उसने सेविंग अकाउंट भी खोल लिया. यही तो बताया मैंने अंकिता जी, मैंने करके भी तो यही दिखाया. आपका ध्यान कहाँ था बताइए, वेयर वॉज योर अटेंशन? तो आगे बढ़े. इतना करने के बाद भाई अब आ जाते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स के ऊपर. एडवांसिंग ऑफ लोन क्या क्या होता है? तो सबसे पहले लिखो ज़रा सेकंड पॉइंट पे, ये आपका पूरा पहला था. अभी अपन ने जो पढ़ा था वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स नंबर 1 अपन ने पूरा पढ़ लिया था. नाउ अब अपन जो करने वाले हैं #2 करके कर लेते हैं अपन. एडवांसिंग. सो एडवांसिंग ऑफ लोन के अंदर सबसे पहला आता है कैश क्रेडिट. नाउ ये कैश क्रेडिट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ. जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. मान लो तुम्हें अचानक से थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तुमने मार्केट से शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीद के रखे हुए हैं बैंक के थ्रू, तुमने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं. अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है तो ध्यान से सुन लेना, वरना बाद में तुम पूछोगे और फिर मैं बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा. कैश क्रेडिट के अंदर क्या होगा, तुमने
पैसे की रिक्वायरमेंट बैंक के सामने बताई, बैंक ने पूछा तुमसे कि कोई करंट एसेट्स हैं क्या आपके पास, जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट आपने करके रखे हैं? आपने बताया जी हाँ बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, आप ये करंट एसेट्स को एक तरीके से मॉर्टगेज रख दोगे, गिरवी रख दोगे, और उसके अगेंस्ट में बैंक जो है वो आपको क्रेडिट सैंक्शन करके दे देगा एक लिमिट के तौर पे, कि आप इतना पैसा आप बैंक से निकाल सकते हो अगेंस्ट योर सिक्योरिटीज़, जो भी आपके पास थी, जो भी आपके पास करंट एसेट्स थे, उसके अगेंस्ट में आप इतना पैसा निकाल सकते हो, और जो भी आप वो पैसा निकाल के यूज़ करोगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वॉट एवर द अमाउंट यू हैव विड्रॉन। तो ये सिंपल सा फंडा है। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो भी पैसा आपने शेयर्स वगैरह में लगा के रखा हुआ है, आप उसको रख दो गिरवी एक तरीके से बैंक के पास, बैंक उसके अगेंस्ट में आपको लोन देगा, आप वो लोन बोरो करो। मतलब लोन कैसे होगा, एक क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगी, जितना पैसा आप बैंक से निकाल सकते हो वो लिमिट आपको मिल गई। ऑब्वियसली वो शेयर्स इन सब की वैल्यू से कम ही होगी वो लिमिट, तो आप वो पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हो, और उस पर इंटरेस्ट आपका चार्ज कर दिया जाएगा। ये आपका कैश क्रेडिट कहलाता है। गोल्ड को यार आयुषी, गोल्ड का अब सेपरेट ट्रांजैक्शन होने लगा है, गोल्ड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेपरेट होने लगे, बिकॉज मुथूट गोल्ड लोन वगैरह ये जो फाइनेंसेस आ गए हैं ये अलग तरीके से वर्कआउट करने लगे हैं, तो इनको अलग तरीके से देखा जाता है अब। जनरली हम यहाँ पे मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं व्हेन इट कम्स टू कैश क्रेडिट। अनुष्का तुमने नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं या बॉन्ड्स वगैरह, मतलब आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है, जो भी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक के पास जाओ और बैंक से बोलो बैंक जी ये पैसा हमने मार्केट में 50-60 हज़ार रुपये लगा के रखा है, आप इसको रख लो। बैंक ने वो पैसा रख लिया अपने पास, पैसा तो नहीं रखा बेसिकली, वो शेयर्स या बॉन्ड्स रख लिए, जो भी आपने मार्केट में पैसा लगा के रखा है उसके डॉक्यूमेंटेशन आपने बैंक के पास ले जाके जमा कर दिए कि बैंक जी ये जमा कर लो और प्लीज़ मुझे इसके अगेंस्ट में एक छोटा सा लोन दे दो। तो बैंक ने क्या किया, वो जो 60,000 रुपीज़ आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा था उनके अगेंस्ट में बैंक ने आपको 30,000 आपके बैंक खाते में पैसा डाल दिया, और उनके पास वो शेयर्स वगैरह के डॉक्यूमेंटेशन जमा हो गए। अब आप वो 30,000 पैसा निकाल सकते हो बेटा, और उसको यूज़ कर सकते हो। उस पर जो लगेगा वो लगेगा इंटरेस्ट, जो भी आप पैसा यूज़ कर रहे हो। जब आप वो पैसा रिटर्न कर दोगे बैंक को वापस शॉर्ट टर्म में, तो बैंक आपके शेयर्स और बॉन्ड्स जो उसने गिरवी रख लिए थे वो वापस ले लेगा। अनुष्का जी समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आरुषि ने क्या पूछा है, तो वो लिमिट एसेट्स की वैल्यू के इक्वल होगा। आरुषि लिमिट जो होगी ना वो एसेट्स की वैल्यू से कम ही होगी, क्योंकि अगर आपके 60,000 के हैं ना तो मैंने बताया, अब भी आंसर दिया आरुषि उस चीज़ का कि 60,000 के जैसे आपके शेयर्स हैं ना, तो आपको 30-40,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा जो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। इक्वल नहीं मिल सकता, क्योंकि यार ऑब्वियसली शेयर्स की वैल्यू भी कम होती बढ़ती रहती है, तो बैंक को उससे नुकसान हो सकता है ना। अगर शेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू एकदम कम हो गई तो बैंक नुकसान में चला जाएगा, तो बैंक थोड़ा सा मार्जिन लेके चलता है इसलिए। जी लियो मेरे भाई, आरबीआई हमेशा इनके ऊपर एक्टिव रहता है, आरबीआई के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते सर। एक कंपनी के डूबने वाले अगर एक कंपनी के डूबने वाले और कंपनी बंद होने वाली है तो फिर भी उन शेयर्स पर क्या कैश रेट मिलेगा? नहीं सकर भाई, फिर नहीं मिलेगा यार, फिर नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। उन्हीं कंपनीज मतलब वो इन्वेस्टमेंट देख के ही मिलता है, तभी तो हो सकता है तुम उस कंपनी के 60,000 रुपये दो, कंपनी बोले बैंक बोले कि ठीक है हम ये शेयर्स रखने को तैयार हैं, 60,000 के मॉर्टगेज रखने को तैयार है, लेकिन आपको जो हम इस पर क्रेडिट दे सकते हैं, कैश क्रेडिट दे सकते हैं, वो 100 रुपये का ही मिलेगा। तो मे भी ऐसा हो सकता है। सर बस वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए शेयर्स को रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर्स लंबे टाइम के लिए भी रख सकते हो हर्ष मेरे भाई, और शॉर्ट टर्म के लिए भी। वो तो बीइंग एन इन्वेस्टर आपके ऊपर है। मैंने आज शेयर्स में पैसा लगाया है, मेरे पास पावर है भाई कि मैं कल भी शेयर्स को बेच सकता हूँ, मैं चाहे तो 25 साल बाद भी शेयर्स को बेच सकता हूँ। टोटली डिपेंड्स ऑन मी हर्ष भाई, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो यस, बट अच्छी बात ये है हर्ष मेरे भाई कि फ्लेक्सिबिलिटी है शेयर्स को लेके आपको, कि आप शेयर्स को चाहो तो कल भी बेच सकते हो। तो इसलिए करंट एसेट्स की तरह हम शेयर इन्वेस्टमेंट रखते हैं या शेयर मार्केट को रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कोई टाइम ब्रैकेट नहीं होता। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू सेल इट टुमारो, दैट इज़ द रीज़न करंट एसेट्स के अंदर शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स काउंट होते हैं, जो भी शेयर्स में आपने पैसा लगाया। सबके डाउट क्लियर हो गए या किसी का बचा है? पूछ लो भाई, अभी भी पूछ लो, सबके डाउट क्लियर होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कैश क्रेडिट के बाद मैं दूसरी चीज़ लिख रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट कर देना, ठीक है। मैं दूसरी चीज़ लिख देता हूँ। देखो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारे कोर्स में आएगा या नहीं आएगा,
लेकिन मेरे को लगता है कि भाई ये जिम्मेदारी है मेरी कि ये बेसिक चीज़ें तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ाना चालू करूँगा, आरबीआई के बारे में पढ़ाना चालू करूँगा, तो जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक मेरे को वो भी समझाना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन एक ऐसा लोन होता है जो बैंक कभी भी अपने हिसाब से या जब उसे ठीक लगता है बैंक रिकॉल कर सकता है। और जो एंटायर सम होता है, इसमें डिमांड लोन में एक फ़ीचर ये होता है कि जो पूरा का पूरा सम है वो क्रेडिट इकट्ठा कर दिया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हाउसिंग लोन वगैरह लेते हो ना आप, तो बैंक आपको इकट्ठा, जैसे 25 लाख का अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो बैंक आपको इकट्ठा पैसा कभी नहीं देगा। बैंक देखेगा कि आपका घर कितना बन के तैयार हो गया, यू विल अटैच फोटोज़ एंड एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद बैंक आपको थोड़ा थोड़ा लोन क्लियर करता चला जाता है और लोन देते चला जाता है। 25 लाख इकट्ठा क्रेडिट नहीं करता। डिमांड लोन में क्या होगा, इफ़ यू हैव आस्क्ड फॉर अ सम, बैंक इकट्ठा आपको पैसा देगा और इस पे इकट्ठी पूरी बैंक ने जो भी लोन दिया है उसकी पूरी वैल्यू पे, टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, इंटरेस्ट पेबल होगा, और बैंक जब चाहता है वो इसको रीपे करवा लेगा या वापस मंगवा लेगा। डिमांड लोन में बस ये अंतर है कि बाकी लोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट के साथ आते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल के साथ। डिमांड लोन के साथ ये होता है बैंक अपने हिसाब से इसको रिकॉल कर सकता है, वापस मंगवा सकता है कि जो लोन हमने दिया था वापस करो। ये डिफरेंस है। सो शेयर्स आर बेसिकली लिक्विड एसेट। जी हाँ, बिल्कुल सही, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। कुछ और है यार, जल्दी से डाउट पूछो यार, कुछ भी इसमें तुम्हें लग रहा है तो मुझे बताओ। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, आयुषी ने पूछा। इंडेक्स फंड कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एक सेट तरीका होता है, पैटर्न होता है चलने का, और वो एक ब्रैकेट को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, तो उनको इंडेक्स फंड्स कहते हैं, जो कि जिनमें अगर आप पैसा लगाते हो या जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको फ्यूचर में ग्रोथ देंगे, आपका पैसा आगे बढ़ेगा, वो इंडेक्स फंड होता है। डिमांड लोन का ये मतलब होता है, प्रिया जी आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया है, आपके पास पैसा आ चुका है, जितना पैसा आपने मांगा था आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो यार प्रिया जी आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपका इंटरेस्ट हमेशा 1 लाख रुपए पे ही लगेगा, और बैंक इस पैसे को जो आपको लोन दिया है वो कभी भी ऑन डिमांड वापस मंगवा सकता है। आपके पास घर पे फ़ोन आएगा कि प्रिया जी वो आपने जो 1 लाख रुपए लिए थे फटाफट वापस करो, और आपको करना पड़ेगा। ये डिमांड लोन होता है। अभी भी नहीं समझ में आया प्रिया जी तो प्लीज़ बता दीजिएगा। सर तो डिमांड लोन में तो रिस्क रहे, जी हाँ बिल्कुल रिस्क रहेगा, इसलिए लोग डिमांड लोन लेते नहीं हैं अधिकतर, बट दिस इज़ दी ऑप्शन। डिमांड लोन फिर से बता दिया, ओके ठीक है। फिड्यूशियरी मनी समझ नहीं आया था, मनी चैप्टर। फिड्यूशियरी मनी, मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज इज मनी। कानून ने जिस भी चीज़ को पैसा कह दिया, कल से कानून ने बोला ये पैसा है, ये रिमोट पैसा है, तो ये फिड्यूशियरी मनी हो जाएगा, बिकॉज कानून ने ऐसा कह दिया है। कुछ भी। तो फिड्यूशियरी मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। जो कानून ने बोल दिया पैसा है वो पैसा है, वो फिड्यूशियरी मनी होता है, बस इसका इतना मीनिंग। भाई लियो भाई समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे मम्मी कहती है ना बाहर नहीं जाओगे, तुम पूछते क्यों, मम्मी कहती है हमने कह दिया ना, मतलब कह दिया, फिड्यूशियरी। कार्तिक ने क्या पूछा है भाई, एंटायर सम वाला फिर से समझा। एंटायर सम का मतलब ये कार्तिक यार भाई, अपन ने मान लो 1 लाख का लोन लिया ना, तो वो हमें 1 लाख का इकट्ठा क्रेडिट हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में, अगर हमने डिमांड लोन लिया है। और कार्तिक हर बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख रुपए पे ही लगेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने उसमें से 50,000 पे कर दिया, तुम्हारे हाथ में 50,000 बचा तो पैसे 50,000 जो बचे अब उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट विल बी ऑन द एंटायर सम। मतलब 1 लाख रुपए है बेटा, तो आपको इंटरेस्ट भी वो 1 लाख रुपए पे ही पे करना है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। शाश्वत ETF के एक आध दो एग्जाम्पल देना, रिलायंस के अलावा, है ना, वो मुझे ही मालूम है, ETF में रिलायंस बहुत एक्टिव है, उसके अलावा बता दे। चल ठीक है, यहाँ तक हो गया। लास्ट और कर लेते हैं बेटा, इसको ख़त्म करते हैं। वो है शॉर्ट टर्म लोन्स। इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता मैं। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन, मान लो पर्सनल लोन ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स को एक तरीके से। ये पर्सनल लोन वो होते हैं जिसके अगेंस्ट में हमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, और उसके अगेंस्ट में हमें लोन मिल जाता है। हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और हमें शॉर्ट टर्म के अंदर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें उसे चुकाना पड़ता है। नाउ शॉर्ट टर्म अगर हम बैंक की भाषा में बात करें बेटा, तो वो 5 साल से कम का टाइम पीरियड होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, यानी 5 ईयर्स और लेस। 5 साल या उससे कम में अगर पे करा जाए तो वो शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी में आ जाता है। सर अगर हमें कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, सपोज वर्थ ₹10 CR, बट हमारी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स सिर्फ 9 CR की है, तो हमें 10 करोड़ का लोन मिलेगा। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वगैरह 9 CR की है, एसेट्स वगैरह 9 CR की है, तो आपको मान के चलो 4 to 5 CR का लोन मिलेगा। जयंत मेरे भाई, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो ये डिफरेंस होता है, मतलब जो आपको 5 CR का लोन मिला है अगेंस्ट 9 CR,
9 करोड़ रुपए के आपके एसेट्स हैं, 5 करोड़ का आपको लोन मिला है, बीच का डिफरेंस जो 4 CR का हुआ वो कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो मैं समझाऊंगा आने वाले टाइम में। सर अगर अपन के पास उस टाइम ना हो तो पैसा जब बैंक मंगवाए तब, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया होता है, उसके तहत बैंक आप पे लीगल केस फाइल कर सकता है आयुषी जी, और आपके साथ बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो कृपया करके ऐसी चीज़ों में ना फंसे। सर मेरे को में 2 पार्ट थे, अपने फर्स्ट वाले क्लियर, सेकंड पार्ट बचा है, मैं हर एक बार अच्छा आयुषी जी मेरी गलती है यार, फिर यहाँ पे मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आपका फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लाइक अगर बैंक ऐसे टाइम पे मनी डिमांड कर ले जब आपके पास ना हो तब, दीक्षा जी तो ऐसे टाइम पे जो होगा ना बेटा, वो आपको लीगैलिटी फेस करनी पड़ेगी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे बेटा। तो कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस होगा? शॉर्ट टर्म और कैश क्रेडिट में डिफरेंस ये है कि कैश क्रेडिट में आपको करंट एसेट्स रखने पड़ते हैं, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, और शॉर्ट टर्म लोन के अंदर बेटा आपको मे बी बाइक गिरवी रखनी पड़ सकती है, मे बी घर गिरवी रखना पड़ सकता है, मे बी कोई और प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ सकती है, ये डिफरेंस हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, नॉन करंट एसेट आप गिरवी रख रहे हो इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, एंड कैश क्रेडिट में आप करंट एसेट्स को गिरवी रख रहे हो, ये डिफरेंस है बेटा। होम लोन किस में आता है? होम लोन लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है होम लोन। एसेट्स भी जा सकती है सर। अरे नहीं यार, मेरा काम है सारे डाउट्स को क्लियर करना यार। अगर कुछ ऐसा है जो बच गया है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर इट आउट। नीरव मोदी से क्यों नहीं निकाल, कोई भगौड़ा हो जाता है तो उससे पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अपना लॉ अपने टेरिटरी के अंदर काम करता है, टेरिटरी के बाहर नहीं। वहाँ पे हमें दूसरे लोगों से, जो दूसरी गवर्नमेंट है उसके साथ हमें बॉन्डिंग बिठानी पड़ती है, उनसे डील करनी पड़ती है, और वो एग्री करे या ना करें कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन देम। हम बुरा मान के नहीं बैठ सकते बीइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कि हम उनने नहीं क्या काम किया, बिकॉज उनका काम डिफरेंट चलता है। सो वो अगर कोऑपरेट कर दे दूसरी कंट्री, दूसरी इकोनॉमी, तो हम कैच होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये रहा शॉर्ट टर्म लोन्स, देख लो एक बार, क्योंकि नीरव इंडिया से बाहर है और इंडिया से बाहर पकड़ना मुश्किल है। अभी वही मैंने बताया दीपांश जी, इंडिया के अंदर होता तो बिल्कुल पकड़ लेते अपन। विजय माल्या भी इसलिए भग गया, सारी प्रॉपर्टी लेके भग गया बेचारा, क्या ही बोले। और वो फ्रॉड कर सकता है, गवर्नमेंट फ्रॉड्स के थ्रू पकड़ नहीं सकती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कानून के साथ रिस्ट्रिक्शन ये, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द। सब समझ में आ गया? बढ़िया। तो चलो यार, सबको क्लियर है। आज हमने कमर्शियल बैंक निपटा लिया है, कल हम सेंट्रल बैंक निपटाएंगे, ये ख़त्म। आपको सेकेंडरी फंक्शंस नहीं करने हैं, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और वगैरह वगैरह 10 चीज़ें थी, दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स, आपके कोर्स में नहीं है। सो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, आपको वो करना नहीं पड़ेगा। कैसे काम के लिए लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन? मान लो आपको बाइक खरीदनी है, मान लो आपको आईफोन खरीदना है, और मान लो आपको कार खरीदनी है, तो अगर कार लोन नहीं मिल रहा है तो पर्सनल लोन पे चले जाओ, पर्सनल लोन के थ्रू ले लो। वेरियस रीजंस, वेरियस, आपको ट्रिप कहीं जानी है, घूमने जाना है आपको कहीं, तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, उसके लिए ले लो। यार लियो भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी चॉइसेस हैं भाई, कौन रोकेगा तुम्हें भाई, बताओ यार, लियो भाई। शॉर्ट टर्म ठीक है भाई, बता दिया अंशुमन मेरे भाई, बता दिया, ठीक है, खुश हो गए। बट सर सिक्योरिटी तो ली होगी ना बैंक ने, तो वो सिक्योरिटी भाई, यही तो सिक्योरिटी फ्रॉड ही तो होता है दीपांशी, के सिक्योरिटी जो आप देते हो, वो जब बैंक जब्त करने जाता है तो पता चलता है उस सिक्योरिटी की वैल्यू ही नहीं थी। जो 2008 में रिसेशन आया था अमेरिका में, वो इसी तरह से आया था कि सिक्योरिटीज़ जो लोगों ने गिरवी रखे थे घर, वो घर उनके थे ही नहीं, उनके कुत्तों के नाम पे घर थे। सोचो, लोन उन्होंने कुत्तों के नाम पे रख रखा था, किसी ने बिल्ली के नाम पे लोन ले लिया था। तो जब बैंक ने खंगालना चालू किया मिस्टर डेविड कौन है, घर की घंटी बजाई तो पता चला मिस्टर डेविड जो थी वो एक बिल्ली थी। ये फ्रॉड होते हैं, और इसलिए 2008 में रिसेशन आ गया था, बिकॉज बैंक्स ने जब पैसा निकालना चाहा था, जिन लोगों ने भी जो भी डिफॉल्टर बन गए थे, तो जब उनके घर पहुंचे तो या तो वो कुत्ता था या तो बिल्ली थी, कुछ कुछ की तो छिपकलियाँ निकली हैं, लिजर्ड निकले हैं ओनर, लोन जिनने ले रखा था, क्योंकि बैंक ने कभी बैकग्राउंड ही चेक नहीं किया, और बैंक ने धड़ाधड़ लोन देने चालू कर दिए थे विदाउट चेकिंग द बैकग्राउंड, और इस कारण से ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। सो इस कारण से ही ये नीरव मोदी का भी केस कुछ सिमिलर है। बट सर सिक्योरिटी तो ली होगी ना बैंक ने? अरे वही तो बताया अभी मैंने, दीपांशी जी बता दिया। आईफोन लेने के लिए क्या गिरवी रखेंगे भाई? आईफोन लेने के लिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी में से आप रखना चाहते हो, घर रखना चाहते हो, बंगला रखना चाहते हो, गाड़ी रखना चाहते हो, कुछ और जो आपकी इच्छा हो वो रख लो। कार्तिक ने बताया जैसे किडनी भी रख सकते हैं, वो है ना, आप एप्पल स्टोर पे जाओ, एक गेट खुलता है, उसके अंदर अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, वहीं पे किडनियाँ निकाली जाती हैं स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, है ना। सब पैसे का खेल है बाबू भैया। हाँ भाई, ये हुआ था लिटरली, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अमेरिका में 2008 के रिसेशन में ये हुआ था। कभी डॉक्यूमेंट्रीज चेक करना, समझ में आएगा।
तो चलो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। हमने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली, हमने एक टॉपिक पूरा निपटा लिया है। ये टॉपिक जो अपन ने किया हुआ है मेरे भाइयों, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। कबीर कहते हैं, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको मेरे से पूछना है, करना है, तो कल की क्लास में पूछ लेना, सो दैट मैं इसके आगे आपको काम करवाना चालू कर सकूं। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे से पढ़ा अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल हम मिल के काम करेंगे और हम मिल के अच्छा काम करेंगे। बस ऐसे ही पॉजिटिव माइंडेड रहो, क्योंकि याद रखना कि आसपास के लोग बस नीचे गिराने के लिए काम करते हैं, ऊपर उठाने के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं। और माँ बाप उनमें से एक हैं जो ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। बाकी सब तो कोशिश यही करते हैं कि आपके माइंड में नेगेटिविटी इतनी हो जाए, इतनी नेगेटिविटी हो जाए कि आप कुछ कभी अच्छा सोच ही ना पाओ और आप हमेशा डाउनवर्ड चले जाओ, डाउनवर्ड स्पायरल में चले जाओ। ये पूरी दुनिया चाहती है, ये पूरी दुनिया चाहती है। Nobody wants to see you grow, क्योंकि अरे ये इसकी तो ये ऐसी थी, ये ऐसे ग्रो कैसे हो गई, ये इतनी ऊपर कैसे चली गई, इतना इतना इसने नाम कैसे कमा लिया। लोग हमेशा जलेंगे। और याद रखना, इफ़ पीपल आर जेलस ऑफ यू, इफ़ दे आर स्प्रेडिंग हेट, इफ़ दे आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, दैट इज़ द बिगेस्ट साइन, दैट इज़ द बिगेस्ट साइन। इफ़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है दैट यू आर ग्रोइंग। इट इज़ द बिगेस्ट साइन दैट यू आर ग्रोइंग। इट इज़ द बिगेस्ट साइन दे आर जेलस ऑफ योर प्रोग्रेस। उन्हें लगता है कि ये कैसे बढ़ गई आगे, ये कैसे आगे जाने लगी, ये कैसे करने लगी। दे आर लिटरली जेलस, बिकॉज जिनको इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको तुमसे खुशी है या जिन्हें तुमसे लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बात वही करेंगे दोज आइदर हु आर द एनिमी और दोज हु आर जेलस। सो इसी थॉट के साथ बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।